नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। वसुंधरा का क्या होगा? शिवराज और रमन सिंह का क्या करेंगे अब बीजेपी वाले? सवाल इसलिए क्योंकि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की दौड़ में ये पुराने चेहरे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। सोमवार तक सीएम का फैसला हो जाएगा। उधर नेताओं का मोर्चा है तो इधर पेंशन धारकों का। केंद्र सरकार के खिलाफ ईपीएस पेंशन धारकों ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू कर दिया है। हजारों बुजुर्गों की मांग है कि 1000 रुपए की पेंशन में घर नहीं चलता, उसे 7500 रुपए किया जाए। इतने में गुजारा मुश्किल है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जानलेवा बाघों ने कितनों को मार डाला और कैसे संगीनों के साए में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की वो कहानी जिसे देखकर कम से कम वो तो सहम जाएंगे जो छुट्टियों में इन शेरों की तस्वीरें उतारने के लिए शहरों से यहां पहुंचते हैं। जीप में शराब का ठेका देखा है कभी आपने? आज आपको हम दिखाएंगे कि बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने चलता फिरता अवैध शराब का वो ठेका पकड़ा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। राजस्थान का सीएम कौन बनेगा? वसुंधरा के दिल्ली दौरे के बाद पब्लिक इंटरेस्ट का इस सवाल में और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है। गुरुवार को 3 बार मीटिंग का टाइम बदला। आखिरकार जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, फिर देर रात वसुंधरा राजे की अमित शाह से भी बैठक हुई। दोनों बैठकों में वसुंधरा ने क्या कहा, दिल्ली ने क्या हुक्म दिया, क्या महारानी को समझा लिया गया है या फिर जयपुर में वसुंधरा के समर्थक उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक वसुंधरा से मुलाकात करेंगे? क्या मान मनौवल की कोशिश होगी? महारानी की कहानी अभी सुलझी नहीं कि राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों के लिए एक और नाम की एंट्री हो गई है। गुरुवार देर रात जेपी नड्डा के घर से निकलती वसुंधरा राजे की इन तस्वीरों ने एक बार फिर राजस्थान में सीएम फेस वाली नई थ्योरी को हवा दे दी। गाड़ी में थी, शीशा ऊपर ही था, कैमरे चमक रहे थे, मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन महारानी सिर्फ मुस्कुराकर चलती बनी। तो सवाल है, नड्डा से वसुंधरा राजे की मीटिंग में हुआ क्या? इससे भी बड़ा सवाल, अमित शाह और वसुंधरा की देर रात 1 बजे तक चली मुलाकात का नतीजा क्या निकला? पूरी इनसाइड स्टोरी है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी आला कमान से मुलाकात कर लोकसभा और विधानसभा लेवल पर रिपोर्ट कार्ड सौंपा। उन्होंने अपना मत साफ कर दिया कि उनका जो भी मत है वो पार्टी आला कमान के साथ है, यानी पार्टी आला कमान जो फैसला लेगा वसुंधरा राजे उसके साथ हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो भी फैसला ले 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख कर ले और पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ध्यान रखे। ये कार्यकर्ता कौन है? क्या ये वो विधायक हैं जो वसुंधरा के खेमे में हैं? क्या ये वो एमएलए हैं जो वसुंधरा के घर पर वफादारी का सबूत दे चुके हैं? इनकी संख्या कितनी है? 30, 35 या 70? कहीं ना कहीं महारानी ने गेंद दिल्ली हाईकमान के पाले में डाल दी। सीएम अगर आला कमान तय करेगा तो 24 के चुनाव की तैयारी भी दिल्ली ही करे, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद पार्टी की तरफ से बयानबाजी नहीं करने के आदेश को दरकिनार करते हुए वसुंधरा के समर्थक उन्हें ही सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मेरे मन में है, मैं झालावाड़ जिला से आता हूँ। हाँ। और हमारे वहाँ से माननीय वसुंधरा जी है। हाँ। और वसुंधरा जी हमने देखा है। हाँ। काम करते हुए देखा है, हम उनके सामने बढ़े हुए हैं। अगर हमारे मन की बात करते हैं तो वसुंधरा जी मेरी चॉइस है। हाँ। अब सवाल है, दिल्ली से क्या फैसला होगा? इसकी तैयारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को विधायकों से बात करने, मीटिंग बुलाने और सीएम फेस पर राय बनाने की जिम्मेदारी है। राजनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जल्द ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे माननीयों का मन टटोलने। शीर्ष नेतृत्व, ये विराट जो परिवार है, सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो पार्टी तय करती है उसके साथ हम। अच्छा,
वसुंधरा जी के साथ हैं कि नहीं ये नहीं बता रहे। जी को बनाएंगे, तय करेंगे तो वसुंधरा जी के साथ है। जो हमारा पार्टी का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय, एक लाइन की बात है, वही आप सबसे कहते हैं। वही सबसे कहते हैं। वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो भी सर्वमान्य नेता है और सभी हर बच्चा जानता, तो वो भी एक हमारी लोकप्रिय नेता है। लेकिन अब निर्णय जो है वो केंद्र नेतृत्व के हाथ में है। जो मेरे लिए सब प्रत्याशी जो है कमल का फूल है, जो जीएम का चेहरा भी है वो कमल का फूल। पॉलिटिकल जवाब दे दिया, मुझे ये बताइए आप। पॉलिटिकल जवाब नहीं है, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें पॉलिटिकल जवाब ही नहीं। राजस्थान में नाम तो वैसे एक और भी चल रहा है, पर प्रोटोकॉल के चक्कर में अभी उसे हम जाहिर नहीं कर सकते। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आने की बजाय 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। उनका ये सेल्फ स्टाइल्ड सीएम टाइप बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या पार्टी ने इनको कोई इशारा दिया है या फिर वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पार्टी का इशारा मिल जाए? लेकिन पार्टी का इशारा तो प्रहलाद पटेल को भी मिला हुआ लग रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान को भोपाल छोड़ना पड़ेगा? क्या मामा को मोदी की कोई गारंटी मिली है? क्या दिल्ली में बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिवराज का इंतजार कर रही है? क्या मध्य प्रदेश में सीएम फेस का फैसला हो गया? तस्वीर देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये सवाल क्यों पूछे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल। अभी अभी सांसद से विधायक बने हैं, चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री भी थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवराज से मिलने का समय मांगा था। शिवराज गुना में थे, जैसे ही भोपाल लौटे तो शिष्टाचार के नाम पर मुलाकात की। पटेल ने मामा को गुलदस्ता दिया, आशीर्वाद लिया। तो क्या सीएम फेस की रेस में प्रहलाद सिंह पटेल सबसे आगे हो गए हैं? सदन विधानसभा हो या लोकसभा, उसकी गरिमा और उसका लक्ष्य और उसका संकल्प एक है, वो है देश की और समाज की सेवा करना। हम सदन के भीतर बैठकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य कैसे बनाएं, ये हम सब का लक्ष्य है जो निर्वाचित होकर आए। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले कृषि मंत्री थे, चुनाव जीते तो विधायक बने। इन्हें भी सीएम फेस की रेस में बताया जा रहा है। तोमर के दिल्ली छोड़ने के बाद कृषि जैसा बड़ा मंत्रालय खाली हो गया। अगर सीएम नहीं तो क्या शिवराज के लिए कृषि मंत्रालय भी ऑप्शन होगा? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछ कर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। अब काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने सही कहा, फैसला तो पीएम मोदी को ही करना है। मोदी ऐसा सीएम बनाएंगे जो उन्हें 24 में तीसरी बार पीएम बनवा दे। शिवराज ने सिग्नल पकड़ लिया। चुनाव नतीजे आने के बाद 2 दिन भोपाल में रहे। इसके बाद मोदी के मिशन 24 को साकार करने के लिए निकल पड़े। 6 दिसंबर को वो छिंदवाड़ा चले गए। कमलनाथ के गढ़ से कहा अब 24 की तैयारी करनी है। 7 दिसंबर को श्योपुर में थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार की धार तेज कर दी। 8 दिसंबर आते आते गुना में साफ कह दिया मोदी को जिताकर रहेंगे और कांग्रेस को हराकर। वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्हें मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। लोकसभा के चुनाव में 29 लोकसभा की सीटें तो हम जीते ही, लेकिन सभी लोकसभा की सीटों में हर विधानसभा में हम जीते। 230 विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी जीते। शिवराज एक बार फिर चुनावी मूड में आ चुके हैं, लेकिन पार्टी का मूड क्या है? आलाकमान ने क्या तय किया है? मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। इसी मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं।
बतौर पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को विधायकों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सोमवार को पता चल जाएगा। जरबर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। आप किसको देखना चाहते हैं कुर्सी में? नहीं, जो पार्टी निर्णय करेगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे हमारी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता निर्णय कर देंगे, वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय कर देंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी के सारे लोग हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन आधारित कार्यकर्ता है हम लोग, तो संगठन जो तय करेगा हमारे लिए सर्व। संगठन मिलके निश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। जो सिचुएशन मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, उसी तरह की बातें छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर भी चल रही हैं। यहां भी दिल्ली से 3 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की टीम जाएगी और नए सीएम को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको बता चुके हैं कि सीएम पद की रेस में रमन सिंह, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे चेहरे शामिल हैं। रमन सिंह ने तो चुनाव नतीजों के बाद हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के शो में ही कह दिया था कि वो सीएम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि पार्टी किसी नए चेहरे को सीएम बनाना चाहती है। ऐसे में रमन सिंह क्या करेंगे? क्या उनका सियासी करियर आखिरी पड़ाव पर आ गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक बाद रमन सिंह का पहला बयान। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और इस सार्वजनिक रूप से भी मैं इस बात को बोलता हूँ कि जो पार्टी का निर्देश होता है उसी आधार पर डॉक्टर रमन काम करता है, आने वाले समय में भी उसी दिशा में काम करें। 4 दिसंबर को मीडिया के सामने आए थे, नई जिम्मेदारी के लिए उत्सुक दिखे। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा उसके ऊपर मुहर लगेगी और हम सब उसके लिए काम करेंगे। कुल मिला के निर्णय 2-3 दिन में हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दल का नेता कौन है और कौन मुख्यमंत्री होगा। इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं होगा। 6 दिसंबर आ गई, ना प्रक्रिया शुरू हुई, ना विधायक दल का नेता बना। हाँ, रमन सिंह के सुर जरूर बदलने लगे। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। 2 दिन और गुजर गए। रमन सिंह के इस बयान को अब ना तो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ही पहले की तरह सक्रिय। शिवराज की तरह दिल्ली भी नहीं गए या फिर उन्हें बुलाया नहीं गया बीजेपी आला कमान की तरफ से। हाँ, इतना जरूर है कि अब वसुंधरा की तरह घर में विधायकों से मिलना शुरू कर दिया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका सानिध्य हम सब लोगों के साथ हमेशा रहा है और हम उनसे कट सी मुलाकात करते रहते हैं। तो मैं आज यहीं पे थी तो मैंने उनसे कट मुलाकात की। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होना चाहिए? देखिए, ये उच्च नेतृत्व तो तय करता है और हम सब उसका इंतजार कर। आखिर विधायकों की सर्वसम्मति जो है वो किस नाम पर है और किस इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि किसका होगा। क्या रमन सिंह नाराज है? क्या पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी? सीएम नहीं बने तो आगे क्या करेंगे रमन सिंह? क्या विधायकों का सपोर्ट रमन सिंह के पास है? अगर हाँ, तो कितने विधायक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं? मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूँ। आगे भी जो आदेश होगा पालन छत्तीसगढ़ के हित में और पार्टी हित में राष्ट्रीय नेतृत्व जो उचित होगा करेगा, निर्णय लेगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसी का जवाब तलाशने या विधायकों को दिल्ली का फैसला सुनाने की पहली औपचारिक प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो जाएगी। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को जिम्मेदारी दी है सीएम चेहरा चुनने की। हाँ, कल ही सब कुछ हो जाएगा, सीएम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तभी विधायकों से राय ली जाएगी, जिन पे सहमति बनेगी उस राय को केंद्र को अवगत कराया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जिस पर वो मोहर लगाएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। अगर पर्यवेक्षक इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्या नया चेहरा ही चौंकाएगा?
क्योंकि इनकार इस बात से भी नहीं किया है कि कोई गैर विधायक सीएम बन सकता है। मुझे लगता है संभावना है कल बैठक होगी, उसके बाद में घोषणा के बाद। और आजकल वो चिट्ठी पत्री भेजने का तो काम खत्म हो चुका है, डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो जाती है, फ़ोन से राय ले ली जाती है। अगर वो कहते हैं अभी घोषणा करनी है या कहते हैं 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुकने के बाद में उसके बाद जो राय होती है उसकी घोषणा की। ऐसे में चौर वाले बाबा का क्या होगा? रमन सिंह 2003 से 2018 तक 3 बार छत्तीसगढ़ के सीएम रहे। इस बार भी विधायक चुने गए हैं राजनांदगांव से। सियासी सफर 90 के दशक में तब शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। साफ सुथरी छवि के नेता हैं। सवाल यही है कि क्या रमन सिंह की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, और कौन से नेता हैं जो बीजेपी में कम से कम 3 बार सीएम रह चुके हैं। वैसे शिवराज अगर इस बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के 43 साल के इतिहास में एक कीर्तिमान बन जाएगा। शिवराज 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले बीजेपी के पहले नेता बन जाएंगे। कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो एमपी में 29 नवंबर 2005 से आज तक शिवराज का ही राज है। शिवराज के अलावा नरेंद्र मोदी बीजेपी के वो इकलौते नेता हैं जिन्होंने 4 बार सीएम पद की शपथ ली है। वैसे शिवराज सिंह की उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है, वो महज 64 साल के ही हैं, यानी बीजेपी के 75 साल वाले नियम से भी वो आजाद हैं अभी। अगर इस बार आला कमान ने उन्हें सीएम बनाया तो उनके हिस्से भी एक रिकॉर्ड आ जाएगा। अब रमन सिंह की बात कर लेते हैं। 15 साल लगातार सीएम रहे हैं रमन सिंह, तो क्या इस बार उन्हें चौथी बार सूबे की कमान मिलेगी? यहां रमन की एज फैक्टर उनके खिलाफ जा सकता है। वो 71 साल के हो चुके हैं। वैसे नेता हो या अभिनेता, दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। हर पार्टी चाहती है सीनियर नेताओं के बाद सेकंड लाइन वाली लीडरशिप तैयार हो। आपको याद होगा कर्नाटक में मोदी ने ये दांव खुलकर खेला था। बीएस येदियुरप्पा जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाना चाहते थे उनमें से ज्यादातर को नहीं मिली थी। जब चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी की हार हो गई, मगर बीजेपी ने इस फैसले को कबूल किया और आगे बढ़ी। अब यही काम हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में किया, अपने दम पर चुनाव लड़ा, जीत कर दिखाया और अब अपनी शर्तों पर सीएम का चुनाव भी कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन पर नई दहाड़ की। ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशन धारकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ फ्रंट खोल दिया है। 7 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान से आंदोलन शुरू किया, जंतर मंतर पर पहुंचाया उसे। यहां हजारों पेंशन धारक अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है सरकार ईपीएस के धारकों की पेंशन को बढ़ाए। अभी तक इन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, इसे 7500 यानी 7500 करने की मांग है। ईपीएस 95 संघर्ष समिति ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में पेंशन धारकों का ये मुद्दा इसलिए भी उठाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे और आपके बुजुर्गों के वजूद की लड़ाई है। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन, हमारा ईपीएस 95 समाज परिवर्तन। किसी बुजुर्ग के गले में तख्ती है और किसी के कांपते हाथों में बैनर पोस्टर। उम्र के जिस पड़ाव पर जिंदगी बेफिक्री और सुकून में कटनी चाहिए, उम्र के उस पड़ाव पर ये बुजुर्ग अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। मेहनत की कमाई का हिसाब पाई पाई का, हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का लेकर रहेंगे। बूढ़ी आंखों से बेबसी दर्द बनकर छलकती है। इनसे मिलिए, ये आशा शिंदे है, उम्र 65 साल और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन धारक हैं। हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। महंगाई के इस दौर में घर कैसे चलेगा? मोदी सरकार से इसी का जवाब मांगने महाराष्ट्र से दिल्ली आई है।
जंतर मंतर से आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि ये भारत देश है, यहाँ वचन निभाना जाता है, यहाँ छोड़ना नहीं जाता, ये राम राज्य है, हमारा ही पैसा है, वही हम मांग रहे हैं। हमें तो के 7,500 रुपए और हम दोनों बुजुर्गों का अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, यही बात हो रही है। इससे ज्यादा हम मांग नहीं। 80 साल के बुढ़े काम पे जाते हैं। ये कहानी अकेले आशा शिंदे की नहीं है। इनसे मिलिए, ये गीता वर्मा है। अपनी बुजुर्ग साथियों के साथ लखनऊ से दिल्ली पहुंची हैं। इन्हें तो 1,000 रुपए भी पेंशन नहीं मिलती। मजबूरियां और भी हैं, जरा सुनिए। आंखें न भर आएं तो कहिएगा। हम लोगों को जो मेडिकल सुविधा होती है वो मेडिकल सुविधा, एक सिलेंडर के हम लोग की दवा नहीं आ पाती इसमें। इनसे नहीं मांग रहे, हम लोग अपना पैसा वापस मांग रहे। गीता, सुनीता, रीता और बबीता हक की लड़ाई में किरदार बदलते हैं। गुमनाम भीड़ में कई ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक भी मिले जो ईपीएस से मिलने वाली पेंशन से बीपी, शुगर की गोली भी नहीं खरीद सकते। पेंशन मिलता है, उसमें हमारी बीपी की गोली, शुगर की गोली उसमें नहीं होता। ईपीएस 95 संघर्ष समिति करीब 1 दशक से पेंशन की लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार इन्हें पेंशन बढ़ाने का आश्वासन भी मिला। ये तस्वीर 4 मार्च 2020 की है। एनएसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत तब सीधे पीएम से मिले थे। ये मुलाकात मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने करवाई थी, लेकिन वायदा आज भी अधूरा है। 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद मोदी जी ने दहाड़ के कहा कि मेरी गारंटी, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। प्रकाश जावड़ेकर ने पेंशन 1,000 क्या भीख है, 2013 से 2023 आ गया। ये कैसा वादा प्रधानमंत्री का? पेंशन धारकों में इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? और ईपीएस 95 संघर्ष समिति के बैनर तले बुजुर्ग कर्मचारी सरकार से मांग क्या रहे हैं? पहली मांग, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए की जाए। दूसरी मांग, पेंशन बढ़ोतरी के साथ टीए और डीए का भी भुगतान सरकार करे। तीसरी मांग, पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। एक और पहलू बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा संबंध हर उस कर्मचारी से है जो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपनी सैलरी से कटवाता है। मई 2015 में मोदी सरकार ने भी ईपीएस 95 के पुराने नियम को ही जारी रखा था। पेंच कहां फंसा है, अब ये जान लीजिए। हर महीने 417, 541, 1250 पैसे भरे हैं, तो औसतन 550 का भी हिसाब 30 साल का लगाओ एक आरडी का, तो आपके कम से कम सरकार के पास 20 लाख रुपए बनते हैं। हमारा 20 लाख तो गया, वो वापिस नहीं आएगा, वो डुबा दिया उन्होंने। 1171 एवरेज पेंशन है पूरे हिंदुस्तान में वृद्धों की। अशोक राउत हजारों पेंशन धारकों के साथ अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जंतर मंतर से सरकार को जगाने की कोशिश हो रही है। देश भर के पेंशन धारक आंदोलन में शामिल हैं। इनमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और बड़ा होगा, जो आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। ईपीएस है क्या और देश में कितने लाभार्थी हैं इसके? हर महीने आपकी सैलरी में से कितने पैसे ईपीएस में कटते हैं और जो क्यों पेंशन में सुधार की जरूरत है, अब ये समझिए। ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा। 12% में से 8.33% ईपीएस में जाता है। 10 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी को मिलती है ईपीएस 95 के तहत पेंशन। नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को पेंशन होती है। परिवार को विधवा, बाल और अनाथ पेंशन भी मिलती है। विधवा पेंशन के तहत मिलते हैं 1,000 रुपए। पेंशन भोगी की मौत के बाद 25 साल से छोटे बच्चों को विधवा पेंशन का 25% हिस्सा मिलता है। एक बार में 2 बच्चों को मिलती है बाल पेंशन। अनाथ बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का 75% हिस्सा दिया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम संतान को ताउम्र 75% पेंशन दी जाती है। 75 लाख से ज्यादा ईपीएस धारक हैं
और साल 2022-23 में ईपीएस धारकों को 21,796.85 करोड़ रुपए की राशि का सरकार ने भुगतान किया है। पेंशन की खातिर बुजुर्ग पसीना बहा रहे हैं, हक हलाल की कमाई मांग रहे हैं। हजारों बुजुर्ग सर्दी में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं और ये नौबत आई क्यों? इसका समाधान नहीं हो सकता क्या? बुजुर्ग पेंशन धारकों को कई बार सरकार से भरोसा मिला है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन कब और कैसे, यही तो हमारे आपके बुजुर्ग पूछ रहे हैं। हमारी गुजारिश है सरकार उनको बारे में सोचे, सरकार को उनको बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 60 या 70 साल की उम्र किसी को अपने घर में बुजुर्ग को सेवा करने की होती है, ना कि उसे धरने पर बिठाने की। धरने पर बैठना बुजुर्गों का अच्छा नहीं लगता। देश में शेरों की आबादी बढ़ रही है, यह खुशी की बात है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन ये बाघ लोगों के लिए खतरा भी बन रहे हैं। शेरों ने जंगल छोड़ खेतों की तरफ अपना रुख क्यों कर लिया? उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दहशत क्यों है? हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूली बच्चों को फॉरेस्ट रेंजर्स की संगीनों के साए में स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें सिक्योरिटी कवर देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है जो पूछना बहुत जरूरी बनता है, आखिर बाघ अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि बाघों को खेतों में डेरा डालना पड़ा? और क्यों गांव के लोग बड़ी संख्या में शेरों का शिकार बन रहे हैं? अगल बगल में फॉरेस्ट रेंजर और बीच में स्कूल के बच्चे। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर इलाके की हैं। तस्वीरें देखकर शायद आपको समझ ना आए कि ऐसा क्या हुआ जो बच्चों को हथियारों के साए में स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल ये उत्तराखंड के नैनीताल का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास का इलाका है। यहाँ के स्कूली बच्चों पर शेरों के हमले का साया मंडरा रहा है। शेर हमला न कर दे, इसीलिए फॉरेस्ट रेंजर्स को बच्चों की सुरक्षा में लगाया गया है। ये अनीता देवी है, उम्र 32 साल। अनीता का करगिल पटरानी गांव उत्तराखंड के रामनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। गरीब परिवार के अनीता लकड़ी बीनने के लिए जंगल गई थी, क्योंकि लकड़ी से उसके घर का चूल्हा जलना था। लेकिन अनीता लकड़ी लेकर वापस नहीं लौटी। अनीता की गुमशुदगी से परिवार में हड़कंप मच गया। तलाश शुरू हुई तो 2 घंटे बाद लहूलुहान अनीता गांव से ही कुछ दूरी पर मिली। अनीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अनीता पर शेर ने हमला किया था। शेर अनीता को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ ले गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घास लकड़ी के लिए हम लोग जंगल तो जाते हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमें गाय बछिया लकड़ी चाहिए। ये शेर ने ऐसा हत्या कर दिया है। आज तो चलो ये चले गए, आने वाले बहुत से हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, हमारा ऊपर नीचे गांव से हमारा कॉन्टेक्ट या ढेला गांव में हमारा रोजगार रहता है, या सावल में हमारा रोजगार रहता है। हम चाहते हैं आगे कोई ऐसी घटना ना हो, सरकार इसके प्रति कुछ न कुछ सोचे। उत्तराखंड में बाघ के हमले से हुई मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। तेंदुए भी 500 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। बाघ के हमले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने में बाघ और लेपर्ड ने 6 से ज्यादा लोगों की जान ली है। 1936 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जिम कॉर्बेट के आसपास 12 से 13 गांव हैं जो इन बाघों और चीतों की वजह से प्रभावित हैं। इन गांवों की आबादी 12 से 15 हजार है। जिम कॉर्बेट बनाने के बाद कई गांवों को यहां से शिफ्ट नहीं किया गया था। इसीलिए जिन बाघों के साथ फोटो लेने के लिए आप रामनगर के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाते हैं, वो बाघ आसपास के गांव में खुल्लम खुल्ला घूमते हैं और गांव के लोगों को अपना शिकार भी बना लेते हैं।
लोग डरे हुए हैं, अपने खेतों पर भी नहीं जा रहे। सवाल उठता है कि जब शेर ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं तो फिर वन विभाग के कर्मचारी आखिर क्या कर रहे हैं? वन विभाग का कहना है कि बाघों की संख्या का आंकलन वो करते हैं, ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी रखी जाती है, बाघों के मूवमेंट पर नजर रहती है, जनता को लगातार जागरूक किया जाता है, क्विक रिस्पॉन्ड के लिए सेल है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर रिसर्च के लिए 7 लोगों की टीम है। ग्रामीण इलाके में बाघ पहुंच जाए तो उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जाता है। अधिकारी कहते हैं सावधानी में ही बचाव है, इसलिए जंगल की तरफ ना जाएं और अपने मवेशियों को भी जंगल के आसपास ना छोड़ें। प्रकृति के अपने नियम हैं और वो धारण क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ इस पर निरंतर काम किया है। महत्वपूर्ण ये है कि बाघों का जो वासस्थल है यानी जो जंगल है और उनके आवागमन के जो रास्ते हैं यानी जो कॉरिडोर हैं उसके बारे में जानकारी जनसाधारण में भी हो और विशेष रूप से जाड़ों के समय में ये सावधानी बरती जाए। चलिए अब आपको यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व लेकर चलते हैं। ये पीलीभीत का पिपरिया संतोष गांव है। यहाँ शेरों ने रिजर्व से निकलकर गन्ने के खेतों में डेरा डाल लिया है। गांव में शेरों की चहलकदमी से जबरदस्त दहशत है। पिछले 4 महीने में 4 लोगों की जान बाघ ले चुके हैं। किसान खेत में नहीं जा रहे तो बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। यहाँ तो कई दिनों से बाघ का आतंक भी चल रहा है और इधर जमिया गांव उधर मार भी चुका है 1-2 लोगों को और दिन में और क्या रात में हर समय बाघ का भय है इस क्षेत्र में। बहुत डर लगता है वहाँ पे। अगर रात को सोते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। बच्चे आते नहीं हो, बस्ती में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने स्टाफ के साथ बैठ के ये डिसीजन लिया है कि हम अपने साधन से जब ये चहलकदमी होती है तो बच्चों को घर घर जाकर के लेके आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 2014 में रिजर्व बना तब 25 बाघ थे। 2018 में बाघों की संख्या 65 हो गई। अब यहाँ 75 से ज्यादा बाघ हैं। रिजर्व को 5 रेंज में बांटा गया है। वन विभाग के साथ मिलकर बाघ मित्रों की टीम मॉनिटरिंग करती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शेर ग्रामीण इलाके में शिकार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये बाघ जंगल से बाहर खेतों का रुख क्यों कर रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पूरा मामला साफ हो गया। दरअसल रिजर्व के कोर जोन में एंट्री बैन है, लेकिन गांव के लोग जंगल में लकड़ियां और मौसमी सब्जियां लेने चले जाते हैं। मशरूम और महंगी घास को काटा जाता है। आरोप है कि मौसमी सब्जियों की तस्करी वन विभाग की मिलीभगत से होती है। दूसरे वन्य जीव भी जब जंगल से सटे खेतों में गेहूं धान की फसल से पेट भरने आते हैं तो जंगल का राजा भी उनके पीछे शिकार की खोज में चला आता है। घास की कटाई के चलते जंगल में ग्रासलैंड की भी कमी है। तो बाघ के लिए सामान्यतः वो एक गन्ने का क्षेत्र होता है, वो एक ग्रासलैंड के प्रकार का ही होता है, तो बाघ अक्सर उसमें आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है जब एक्सीडेंटली कोई आदमी उस बाघ से टकरा जाता है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2014 से लेके अब तक बाघ 39 लोगों की जान ले चुके हैं। 622 स्क्वायर किलोमीटर बाघ का कोर एरिया है। एक बाघ 90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मूव करता है। टाइगर रिजर्व में फेंसिंग की भी कमी है। फेंसिंग के लिए 25 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है अगर जंगल के आसपास 2 दर्जन गाँव में 8 फीट की फेंसिंग कर दी जाए तो फिर गांव के लोग जंगल में नहीं घुस पाएंगे और ना ही वन्य जीव जंगल से बाहर आ पाएंगे। टाइगर रिजर्व में एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ टोटल ओपन कैनोपी का सिर्फ 8% ग्रासलैंड है, जिसका कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो नई टेरिटरी बनाने के लिए उसे जंगल के बाहर आना पड़ता है। तो जंगल से जब वो बाहर आता है तो जंगल की बाउंड्री से पेरिफेरी से लगी हुई उसको गन्ने की खेती मिलती है और पूरी चेन है। तो टाइगर को जंगल में और गन्ने के खेत में कोई फर्क नजर नहीं आता। बाघों से अगर खतरा है तो फिर उससे बचने के उपाय भी होंगे। इसीलिए लापरवाही कभी नहीं बरतनी आपने। खेतों में संभल कर जाएं। रात के अंधेरा हो तो खेतों से दूर रहें।
जिम कॉर्बेट या फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जिन हिस्सों में आम लोगों की एंट्री प्रतिबंधित है, वहां जाने की गलती कभी नहीं करनी। वन विभाग की गाइडलाइंस को कभी अनदेखा नहीं करना, उनका उल्लंघन नहीं करना। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जीप में शराब का ठेका देखा है कभी आपने? आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। मैं कहूँगा कि ऐसा हो सकता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको बिहार का ऐसा ही चलता फिरता ठेका दिखाना है। बिहार में शराब बैन है, आप सब भी जानते हैं। चेकिंग भी धड़ल्ले से खूब होती है, तस्करों ने भी इसकी काट निकाल ली। चलिए बिहार के गोपालगंज में और देखिए कैसा है सड़क पर फराटा भरता ये शराब का ठेका। जी हजूर, ये सिर्फ बोलेरो गाड़ी नहीं बल्कि चलता फिरता ठेका है। इसके हर कलपुर्जे में देसी दारू का गोदाम है। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे, खुद देख लीजिए। जब खुला बोलेरो का तहखाना, निकला कोने कोने में महखाना। दिल थाम के बैठिए, मॉडिफाइड बोलेरो में बनी महखाने की हर तस्वीर को गौर से देखिए। यह है बिहार का गोपालगंज थाना। थाने के ठीक सामने BR 29D 2831 नंबर की बोलेरो खड़ी है। जमीन पर लेटकर गाड़ी के कलपुर्जे टटोलता ये कोई मैकेनिक नहीं है, गोपालगंज थाने का सिपाही है। सिपाही ने जैसे ही बोलेरो की चेसिस के नट बोल्ट खोले, शराब की बरसात हो गई। गाड़ी के नीचे एक स्पेशल बॉक्स भी बना है जिसमें शराब छिपाई गई है। लेकिन साहब ये तो शुरुआत है, असली करामात तो ये रही। बोलेरो की बैकलाइट के बोल्ट खुले, लाल लाइटों के पीछे लाल परी का खुफिया अड्डा मिल गया। बोलेरो में शराब की बरामदगी का ये तो ट्रेलर है, असली ठेका तो इसकी छत पर है जिसे तस्करों ने मॉडिफाइड कराया है। बोलेरो की छत खुली तो अवैध शराब का बड़ा गोदाम मिला। बोलेरो को ठेका किसने बनाया और तस्करी का ये नायाब तरीका पकड़ में कैसे आया? कुछ सूचना मिली थी मलथरी चेक पोस्ट पर कि जो बोलेरो गाड़ी है उसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। तो इसमें तहखाना बना के शराब की तस्करी की जा रही थी। टोटल जो है लगभग 1775 टेट्रा पैक जो है देसी विदेशी शराब। पुलिस भी तस्करी का ये नया ढंग देखकर हैरान है। फिलहाल पुलिस ने विश्वकर्मा नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोलेरो को मॉडिफाइड कहां कराया गया और इसे चलता फिरता ठेका बनाने का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। देखा आपने, पुरानी कहावत है वैसे, कहते पकड़े गए तो चोर नहीं तो साधु। बिहार में खाकी डाल डाल और शराब तस्कर पात पात। सूचना सही समय पर मिली, इसीलिए तस्कर पकड़े गए। ये गोरख धंधा कब से चल रहा था और किसकी शह पर, पुलिस को ये जरूर सोचना चाहिए और जांचना भी चाहिए। भारत के लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी
फिक्र करने वाली। दोनों खबरें दुनिया की बेस्ट मोबाइल कंपनी एप्पल से जुड़ी हुई हैं। अच्छी खबर ये कि एप्पल का भारत में पहला असेंबलिंग प्लांट लगेगा। टाटा ग्रुप ये प्लांट तमिलनाडु में लगा सकता है, वहां जमीन भी देखी गई है। और दूसरी खबर, एप्पल का डेटा लीक होने वाली है, जिससे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम आप ही नहीं, भारत में 60 लाख से ज्यादा आईफोन करने वाले लोग हैं। ये हैं 22 साल की मिताली बिशिष्ट। जालंधर के एक कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और नोएडा में नौकरी ढूंढ रही हैं। लेकिन इन्हें नौकरी ढूंढने से ज्यादा टेंशन इनका फोन दे रहा है, और इसकी वजह है एक रिपोर्ट। करोड़ों लोगों की तरह मिताली भी एप्पल के आईफोन का इस्तेमाल करती हैं। वो फोन जिसके सिक्योरिटी फीचर्स दुनिया में लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन 7 दिसंबर को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के बाद से मिताली फिक्रमंद है। द कॉन्टिन्यूड थ्रेट टू पर्सनल डेटा, इस नाम से जारी हुई रिसर्च में दावा किया गया है कि 2021 और 22 के दरमियान 2 साल में 260 करोड़ का पर्सनल डेटा आईफोन से लीक हुआ है। 200 से ज्यादा सोर्सेज, संस्थाओं से जुटाए गए आंकड़े और केस स्टडीज के आधार पर रिपोर्ट से ये पता चला कि लाखों लोगों के पर्सनल फोटोज, मेडिकल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस लीक हो गए। इस रिपोर्ट को दुनिया की सबसे बेस्ट माने जाने वाली अमेरिकी यूनिवर्सिटी MIT के प्रोफेसर डॉक्टर स्टुअर्ट मेडनिक की टीम ने तैयार किया है। यानी मामला बेहद गंभीर है कि एप्पल iCloud में फोटोज है या फिर वीडियोज है, पर्सनल वीडियोज, या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट है एप्पल की, या एप्पल से जो कनेक्टेड आपके अकाउंट के जो डेटा है वो लीक पूरी तरह से हो सकता है या हो गया होगा। डेटा लीक होने से बचना कैसे है? iCloud के लिए एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें आप। E2EE यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन जरूरी। डिफॉल्ट iCloud सेटिंग को अपग्रेड ना करें। सिग्नल और स्किप ऐसे ऐप हैं जिनको आपने डाटा वहीं पर रखना है। थर्ड पार्टी या थर्ड वेंडर से आपने बचना है, वहां नहीं रखना है। चलिए, ये सब आपके मतलब की खबरें हो गई आज की, और अब पब्लिक कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके कमेंट्स हमारी खबरों के प्रति होते हैं। चलिए, मनीष जी सबसे पहले कह रहे हैं, कल ईवीएम की जो खबर हमने दिखाई थी, ईवीएम से इतना मोह क्यों? कांग्रेस पार्टी को ईवीएम बैन पर भारत बंद बुलाए। यदि वास्तव में वो भाजपा सरकार को हटाना चाहती है और देश को बचाना चाहती है, पर यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो देश ये मान लेगा कि कांग्रेस का भाजपा के साथ मिलीभगत है। ये मनीष जी की राय है ईवीएम पे। आगे दिखाइए कि आदर्श क्या कहते हैं। कांग्रेस ऑब्लिग विपक्ष का हथकंडा है, जहां जीते वहां सब सही, जहां हारे तो अपनी कमियां दूर करने के बजाय ईवीएम को दोष देते हैं, जिससे समर्थकों के सामने इज्जत बनी रहे कि हम हारे नहीं, ईवीएम ने ही वोट चुरा लिया। समर्थक वही एजेंडा सोशल मीडिया पर भी चलाने लगते हैं। आगे ये जगदीश जी क्या लिखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ट प्रोग्राम, एवरी न्यूज टॉपिक इज रिपोर्टेड एंड एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड डेप्थ, पॉपुलर शो, कीप इट अप। थैंक यू मोंगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसी प्यार बनाए रहिए, दिल करता है कि आपको आपके मतलब की खबरें बताते ही रहें। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आपने एबीपी न्यूज़ पर बने रहना है और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।